हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं उन्हें कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर आए थे जिसमें हमने पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था और साइलेंट फीचर्स को भी देखा था। इसमें हम देखेंगे जो एमसीक्यू उन टॉपिक से रिलेटेड जो एमक्यू हैं। इसमें हम एमसीक्यू है बेसिकली, इसमें हम जो देखेंगे वो देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। उसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा फिर उसमें हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि उसमें जो हमारा टॉपिक होगा जैसे कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण, ये सबको देखेंगे। ऐसे ही कर करके सारी टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो, इसमें हम देखने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ द जो हिस्ट्री में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे संबंधित। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम टोटल 1000 के आसपास मैंने एमसीक्यू जो है आपके वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई थी। ये आप जो देखेंगे कि जो अधिनियम क्या थे, जो ब्रिटिश कंपनी थी या फिर ब्रिटिश क्राउन थे उनके द्वारा समय समय पर जो एक्ट लाए जाते थे उन्हीं को अधिनियम कहा गया है। तो इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी या फिर किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी इसमें ऑप्शन क्या है आपके, रेगुलेटिंग 1773, पेट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। ये क्वेश्चन आया था आपका यूपीपीएससी मेंस 2010 में 2010 में। तो इसमें क्या पूछा गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस में था? इसकी स्थापना का प्रावधान था 1773 में, किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1 साल बाद 1774 में। इसमें टोटल कितने न्यायाधीश थे? 4। इसमें कुल आप देखेंगे तो टोटल 4 न्यायाधीश होंगे। इसमें टोटल आपके 4 न्यायाधीश थे। 4 कौन कौन थे? एक तो आपके 3 प्लस 1 का इसमें कॉन्सेप्ट चलता था। एक जो आपके थे वो थे मुख्य न्यायाधीश जो कि एलिजा एमके थे। बाकी के जो 3 थे वो थे चैम्बर्स, लेमिस्टर्स और हाइड। अब जो 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें और कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे? इसमें पहला आपका था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अभी तक, जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी तरह इसमें जो दूसरा एक्ट था जो हमने बात की है सुप्रीम कोर्ट की न्याय स्थापना की, और तीसरे में जो मुख्य एक्ट था वो था कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध। अब आप जब इसमें देखेंगे अपने यहाँ पर एक प्रावधान था, जब ब्रिटिश के कोई अधिकारी यहाँ पर आते थे ना तो एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर आते थे। उनको पूरे किस पर बेस्ड रहते थे, जो उन्हें सैलरी मिलती थी उस पर बेस्ड रहते थे, और सैलरी उस टाइम काफ़ी कम थी। तो इन लोगों का क्या था, ये लोग यहाँ पर पर्सनल व्यापार भी करते थे जिससे लोग अथाह पैसा कमाते थे इंडिया में। जो लोग इंडिया आते थे तो ब्रिटेन की वस्तु इंडिया लेके आते थे, और इंडिया से बाहर जाते थे तो इंडिया की वस्तुओं ब्रिटेन लेके जाते थे। तो ये ऐसे व्यापार करते थे। जब यहाँ पर क्या किया गया, आप देखेंगे कि ये 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके द्वारा इनके व्यापार पर रोक लगा दी गई और भारतीयों से भी उपहार लेना इनका बंद कर दिया गया। क्योंकि जब यहाँ से जब ये इंडिया आते थे तब तो ये नॉर्मल इंसान रहते थे, ज़्यादा पैसा नहीं होता था, लेकिन जब बाहर से लौट के जाते तो अथाह पैसा लेके जाते थे, खूब सारा पैसा। तो वहाँ के जो लोग थे ना वो भी इंडिया आने को तरसते थे, क्योंकि वो भी इंडिया आके पैसा कमाना चाहते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इनका विरोध होता था, तो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रावधान किया गया था। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सूची 1 तथा सूचियों, ये लिस्ट 1 है ये लिस्ट 2 है, में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इन्हें हमें मिलाना है, इन वालों को इनसे मिलाना है। जो हमारे ये वाले प्रावधान है इसमें आप देखेंगे ये वाले जो प्रावधान है इन्हें हमें इनसे मैच करना है, इस तरफ वालों से। तो इसमें पहले क्या है, सबसे पहले ए में जो दिया गया नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी में है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन क्या है, नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। ये कब आया? ये आया यूपीपीएससी प्री में 2003 में। तो जब आप इसमें देखेंगे ना तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हमने देखा था कब हुई थी, ये हुई थी आपके नियामक अधिनियम 1773 जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा। तो बी का क्या होगा, बी का पहला होगा। बी का पहला इसमें कौन कौन से दिया गया है, बी का पहला अपना इसमें दिया गया है। तो इस हिसाब से आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि इसका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जैसे बी का पहला हो। ठीक, अब इसे हम पूरा मिलाते हैं। नियंत्रक परिषद की स्थापना ये कब होगी, ये पिट्स का भारत अधिनियम जो था 1784 इसमें होगी, तो बी का 2 हो जाएगा। सी में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये दी गई थी 1830 में चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा। और चौथा जो था परिषद गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की
नियुक्ति। ये कब थी? चार्टर अधिनियम 1833। तो ये हमारे इसके आंसर थे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? वो है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? अभी तक आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो किसके लिए थी? वो केवल रिजर्व थी, जो आपके कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके लिए, या फिर जो ब्रिटेन से आते थे उनके लिए। भारतीयों को यहाँ पर कब मौका दिया गया? इसका ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें जो इंडियन को परमिशन मिली, ये क्वेश्चन कब का? ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री 2012 का। तो इसमें जब परमिशन मिली थी, कब मिली थी? ये मिली थी चार्टर एक्ट 1833 में। अब चार्टर एक्ट 1833 की अगर हम बात करें तो इसमें और भी कई सारे मुख्य प्रावधान थे। जैसे कि पहला क्या था इसमें कि जो 1833 में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसे पूरी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले कौन गवर्नर जनरल बने पूरे भारत के? वो बने थे विलियम बेंटिक। फिर उसके बाद कंपनी के समस्त जो व्यापारिक कार्य थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था और भविष्य में उन्हें केवल राजनीतिक कार्य तक ही सीमित कर दिया गया। तीसरा इसमें जो था उसमें था कि आपका जो यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, यानी चौथा सदस्य, अभी तक 3 सदस्य थे, एक सदस्य को और ऐड कर दिया गया इसमें, जो कौन कौन था? विधि सदस्य या फिर कानूनी सदस्य। तो पहले कानूनी सदस्य कौन बने? ये बने थे मेघालय। मेघालय को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था सर्वप्रथम। तो ये इसके 1833 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इन्हें हमने जब पूरा एक्ट पढ़ा था तब भी हमने इन्हें समझा था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? वो है, अभी हमारे सारे क्वेश्चन सब कब से शुरू होंगे? ये होंगे 1857, जैसे क्राउन का यहाँ पर शुरुआत हो गई थी 1858 से, ये सब शुरू हो जाएंगे हमारे, ठीक ना। तो अब इन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति मिली? तो ये कब मिली थी बजट पर बहस करने की अनुमति? ये मिलेगी आपको जाके कब? इसके ऑप्शन क्या क्या है पहले ये देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत प्रशासन अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन आपका आया यूपीपीएससी प्री 2003 में। तो इस पर जो बहस करने की अनुमति मिली थी, ये मिली थी आपकी भारत परिषद अधिनियम 1892 में। तो ये जब ये परमिशन मिली थी, इसमें क्या था कि जो 1892 का जो अधिनियम था उसमें बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार अभी तक नहीं मिला था, केवल बजट पर बहस करने की अनुमति मिली थी। अब हम देखेंगे 1892 के जो मुख्य प्रावधान थे उसमें क्या क्या था। उसमें एक तो ये था कि विधान परिषदों के में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। दूसरा, इसमें केंद्रीय सरकार विधान परिषद जो थी उसमें भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन अभी क्या नहीं था? मतदान का अधिकार नहीं था। और इसमें जो लास्ट प्रावधान था वो क्या था? निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक ना। इसमें कौन कौन विशेषता है जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसके ऊपर चर्चा। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है? इसमें ऑप्शन है हमारे भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया है आपका यूपीपीएससी प्री 2004 में। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें संघीय न्यायपालिका के बारे में पूछा गया है या फिर संघीय न्यायालय के बारे में पूछा गया है। इसका जो आपका आंसर होगा, इसका हो जाएगा आपका उपरोक्त में से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1935 का वाला जो एक्ट आया था उसके द्वारा 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे संबंधित हम आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें हम इसे पूरा डिस्कस डिटेल करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1937 में। और अगर आपसे ये कब हुआ था? ये 1 अक्टूबर को हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के तौर पर हुई, तो हुई थी इसकी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक, किस वर्ष? 1937 में। कब? 1935 के प्रावधान के तहत, ठीक है। अब जो 1935 का आपका जो एक्ट था उसमें कई सारी महत्वपूर्ण ऐसी विशेषताएं थी, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो विशेषता थी वो क्या थी? भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1935 के एक्ट के द्वारा। इस चीज़ को याद रखें। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की 1935 में। अगला जो प्रावधान था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया।
और जो उसमें अगला तो जो था इसमें था इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 संघीय न्यायालय, अब देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में होगी और किस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। फिर उसके बाद इस अधिनियम द्वारा, कौन सा अधिनियम, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। 1935 से पहले जो बर्मा था वो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन इसे अलग कर दिया गया। और साथ में इसी के एक और प्रावधान किया जाएगा, क्या, सिंध और उड़ीसा नाम के 2 नए राज्य बनाए जाएंगे, 2 प्रांत बनाए जाएंगे। अब आप इसमें देखेंगे जो 2 प्रांत है, ये सिंध कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, और उड़ीसा कोस्टल स्टेट है, जो उड़ीसा जो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में पड़ेगा। इसमें जो लास्ट प्रावधान था उसमें क्या था, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की भी स्थापना की गई। ये सारे प्रावधान किसके थे, 1935 के अधिनियम के। अगला जो है हमारा वो है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो जस्ट अभी हमने बात की है कि किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, किया गया था इसमें, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से। ये किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935, राज्यों प्रांतों से हटाकर केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं थीं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की स्थापना, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरण। अब इसमें ऑप्शन आपको यूपीएससी टाइप, ये क्वेश्चन है ना, यूपीएससी आईएएस में आया था कब, 2012 में। इसके ऑप्शन थे केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। इसमें अगर आप एलिमिनेट मेथड यूज़ करेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे कि आपने देखो, जब हमने पॉलिटिकल क्लास ली थी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो मुसलमानों का जो निर्वाचन है ये आपका मॉडल मिंटो सुधार से आया था। ये कब आया था, 1909 में, ना कि 1919 में। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड गलत, ये आपका क्या है, गलत हो गया। तो आप इसे क्वेश्चन में देख लीजिए कहाँ कहाँ सेकंड नंबर है। एक तो इसमें सेकंड है तो ये वाला गलत हो जाएगा, एक इसमें सेकंड है ये वाला गलत हो जाएगा। फिर हम आएंगे किस पर, तीसरे वाले में, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का स्थानांतरण। ये, हाँ, ये वाला सही है, ये 1919 के द्वारा ही किया गया था। तो आपका तीसरा सही है। तीसरा किसमें है, इसमें। तो पहला वाला आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो इसमें दूसरा गलत, पहला सही, तीसरा सही, तो केवल 1 और 3। तो आज का आंसर क्या होगा, सी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे 1919 में जो और प्रावधान थे उसके द्वारा क्या किया गया था। इसमें जो और मुख्यतः प्रावधान किए गए थे 1919 में, कई सारे प्रावधान थे। जैसे कि इस एक्ट को सबसे पहले तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसमें क्या किया गया था, इस एक्ट के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। इसी में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी ये लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो केंद्र द्विसदनीय विधायिका की स्थापना कब से हुई, ये हुई थी आपकी 1919 से। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। तो यह इसका डिस्कशन था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी। हमने अभी जस्ट बात की है, कब बनी थी, ये बनी थी आपकी कब, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, ये बनी थी हमारी कब, 1919। जस्ट हमने अभी बात की है, ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन में हमने इसे एक्सप्लेन किया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द्विसदनीय कौन सा द्विसदनीय विधायक लाया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कब आया आपका, ये आया MPPSC 2013 में प्री में। तो इसका भी आपका सही आंसर होगा। कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ये किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित है। इसमें ऑप्शन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन आया था UPPSC मेंस 2008। आप देखेंगे कुछ समय पहले तक यूपीपीएससी में जो मेंस होता था वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता था आपका। तो ये 2008 का मेंस का क्वेश्चन है यूपीपीएससी का। तो इसमें जब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की बात चल रही है, तो मतलब कि राष्ट्रपति कब आया था भारत में, 1947 के बाद। मैंने आपको बताया था जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कई सारे प्रावधान कब से लिए गए, 1935 के अधिनियम से। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। इसका ऑप्शन क्या है, 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये कब आया, ये आया था MPPSC प्री 2017 में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा
इसका आंसर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो आंसर होगा इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या था, जो संवैधानिक नियम का सिद्धांत था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ये जो अधिनियम था ना 1935 का, ये सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था भारत के लिए, सबसे लंबा अधिनियम यही माना जाएगा। यह भारत के लिए संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत में संघ की स्थापना, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया था, संघ की स्थापना, केंद्र और राज्यों में के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। इसी के तरह द्वारा आरबीआई की स्थापना की जाएगी, जो हमने पहले पिछले बात की थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। क्या है इसमें, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। अभी हमने जस्ट बात की है इस पर। इसका ऑप्शन क्या है, मौलिक मिंटू सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937। ये क्वेश्चन है आपका IAS का प्री 2012 का। इसमें जस्ट अभी हमने बात करके आए हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर था हमारा सी वाला, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें हम देखेंगे निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वो ऑप्शन गलत होगा इसमें जो उसकी विशेषता नहीं थी, किसकी, 1935 के अधिनियम की। इसमें जो ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। अब ये सारे इसके ऑप्शन थे। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी वाला, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये वाला इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पूछा गया कि कौन सा प्रावधान नहीं था, तो ये वाला प्रावधान इसमें नहीं था और बाकी तीनों थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जवाब हमने देखा था 1935 में कई सारे प्रावधान थे, उसमें से एक ये वाला नहीं था और बाकी के इसमें शामिल थे। इसकी जो PDF होगी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं 1935 के कौन कौन से प्रावधान थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन कब किए गए, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है आपका UPPSC में 2013 का। तो इसका आंसर जो आपको पता होना चाहिए वो क्या था, 1935 के अधिनियम द्वारा। पिछले ही हम बात करके आए हैं कि 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था प्रांतों से हटाकर। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा वो क्या है, वो क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय जो महासंघ है इसकी स्थापना का प्रावधान किसमें था, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कैबिनेट मिशन 1946। तो इसमें आप देखेंगे किसमें होगा, देखिए जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो संविधान सभा की बात की गई थी उससे संबंधित था। ये कैबिनेट मिशन भी संविधान सभा वाला जो प्रोसेस था पूरा आपका उससे संबंधित था आपका। 1919 में ऐसी कोई बात की नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ तक उन्हें उम्मीद थी कि वो देश को कब्जा करके रखेंगे। 1935 में आते आते स्वतंत्रता की जो मांग थी ज़्यादा हो गई थी, तभी से इसे भारतीय महासंघ के रूप में स्थापित कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये जो है ना, ये भी हमने डिस्कस किया था पहले। ये लगा कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये किस में आया था, ये आया था UP UDA और LDA प्री में 2010 में। इसमें क्या था, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की। ऑप्शन वही है हमारे, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 फिर 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी वही आपका रिपीटेड आंसर होगा, कौन सा, 1935। 1935 पहले मैंने बताया कि बहुत ही विस्तृत जो था आपका एक अधिनियम था और इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे जिन पर हमने पिछले भी डिस्कस किया है। इसी के अलावा अगला जो देखेंगे ना उसमें क्या है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। अब इसमें ऑप्शन क्या है, संघीय न्यायपालिका को, प्रांतीय न्याय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को और प्रांतीय
गवर्नर को। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी मेंस 2008 में। तो ये किसको दी गई थी? ये दी गई थी आपके गवर्नर जनरल को, ठीक ना। अगला जो है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? एक तो इसमें देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचन चित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित या नॉमिनेट किया जाना। इसमें जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिखित संविधान का प्रावधान था। इसे तो देखा, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी आप सॉल्व कर लेंगे कैसे। जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान हमारे पास कब आया है? ये आया है हमारे पास 1949 में, और इसकी प्रोसेस कब से हुई थी? 1947 से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ तो दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं है कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान भी हुआ। तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा? इसका ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं था, बाकी के तीनों थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक्ट जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त कर दी गई। अब इसमें आप देखेंगे ना, जब भारत स्वतंत्र, अपने हिस्ट्री या पॉलिटी में से कुछ भी पढ़ा हो पहले, तो उसमें आपको पता होगा कि जो रियासतें समाप्त हुई थी वो लास्ट टाइम तक, जब तक देश का एकीकरण नहीं हो गया तब तक चालू रहा था। उसके बाद भी इन्हें प्रिंसिपल दिए गए थे, वो कब समाप्त हुए थे? वो 1971 में समाप्त हुए थे। तो ये तो इसका हो ही नहीं सकता पहले तो। उसके बाद जो भारत विभाजन का उल्लेख है, 1935 तक तो विभाजन की कोई बात ही नहीं थी। ये कब बात हुई है? ये हुई है आपकी 1940 के आसपास, और 47 में तो विभाजन पूरा हो ही गया था। तो यहाँ पर भी ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ये वाला गलत, ये वाला गलत। इसके बाद अगला जो है, इसने भारत को स्वतंत्र किया। स्वतंत्रता यहाँ कहाँ मिली थी? यहाँ कहाँ 1935 स्वतंत्रता की बात होगी? स्वतंत्रता मिली थी आपको 47 में। तो ये वाला भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब आपका बचता है कौन सा? केवल ये वाला। इससे यह संविधान का प्रमुख स्रोत है। हमने जब सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि 1935 का अधिनियम भारत का महत्वपूर्ण स्रोत है। कई सारे प्रावधान यहाँ से लिए गए हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा है? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए, मैंने अभी तो कुछ दिन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक एक्ट आया था, उसके द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था और 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया था, सिंध और उड़ीसा। ये कौन सा एक्ट था आपका? वो आप रिकॉल कीजिए। ये क्वेश्चन कब आया? यूपीपीएससी मेंस 2011 में। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये वाला गलत होगा आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये वाला भी गलत होगा। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये वाला भी गलत होगा। तो बचा कौन सा आपका? इसका आपका बचेगा सी वाला। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। कब? 1937 में। एक्ट कौन सा था? 1935 वाला। ठीक, ये हमारे महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू थे आज के। इसी के साथ जल्दी मिलेंगे हम आपसे अगले टॉपिक में, उसमें भी हम एमसीक्यू सब कवर करेंगे। उससे पहले हमारे पॉलिटी के 2 लेक्चर आएंगे, तब हम इन्हें लेके आएंगे। इसी तरह हम पूरे पॉलिटी के, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यू के थ्रू पूरा जीएस कंप्लीट करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और लाइक करना ना भूलें। बने रहें समृद्धि आईएएस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।